On 17 सितंबर 2022 दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। इस पॉलिसी की मदद से गवर्नमेंट इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना चाहती है, जिससे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज से कम्पीट कर पाएं। असल में लॉजिस्टिक्स को हमारे देश का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 14% टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। सभी इंडस्ट्रीज को लिंक करता है एंड ऑलमोस्ट 22 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। बट आयरनी तो ये है कि यही सेक्टर सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है एंड बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। इस पॉलिसी की मदद से सरकार इस सेक्टर को ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाना चाहती है, जिससे कि हमारे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% से घटकर 10% या उससे कम हो जाए। इस पॉलिसी को बहुत ही ज्यादा ग्रैंड बताया जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि ये इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने में और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद करेगी। बट क्या ऐसा सच में हो पाएगा? क्या सरकार की ये पॉलिसी हमारे देश को सच में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएगी, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्टंट है सरकार के द्वारा? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से सरकार पिछले 8 सालों से इस पॉलिसी को डेवलप करने में लगी हुई थी। ये पॉलिसी एक्चुअल में क्या है एंड इस पॉलिसी में क्या ऐसी कमियां हैं जिन पर अभी भी काम करना बाकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय आग्रह करती हूँ कि कृपया आपके समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी राष्ट्र को समर्पित करें। India's already growing economy is about to get another boost. The new National Logistics Policy is set to provide a fresh impetus to the nation's resolve to achieve uniform acceleration in its economic growth. Policy aims to lower logistics costs in line with global standards through a comprehensive action plan. National Logistics Policy, और मुझे पक्का विश्वास है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है एंड इंडिया वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पर 44th पोजीशन पर रैंक करता है, जबकि हमारा नेबर चाइना 26 प्लेस पर रैंक करता है इस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पर। इसका रीजन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर। हमारे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 20 से ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, 40 पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं एंड 500 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशंस हैं जो इस लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके अलावा हमारी कंट्री में वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत ज्यादा कमी है एंड इनफैक्ट 90% ऑफ द कंट्रीज वेयर हाउसेज आर लेस देन 10,000 स्क्वायर फीट एरिया एंड एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हर साल इंडिया का 16% एग्रीकल्चरल आउटपुट वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के लिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इंडिया में पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर की कॉस्ट जो आती है रेलवे के थ्रू अपना सामान भेजने में, वो आती है 1.6 रुपीज। वहीं पाइपलाइन एंड वाटर से आती है ऑलमोस्ट 2 रुपीज एंड रोड से 3.6 रुपीज एंड बाय एयर इट इज 18 रुपीज। मतलब रेलवेज आर द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब रेलवे से ही हमारी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट होता होगा, राइट? रॉन्ग। इनफैक्ट रेलवे से सिर्फ 25% गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द कंट्री एंड 65% ऑफ द गुड्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय रोड्स, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में इसका उल्टा होता है। वहाँ ऑलमोस्ट 60% गुड्स रेलवे से ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड सिर्फ 20 to 25% गुड्स ही रोड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस हैं। पहला है इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रेन्स एंड दूसरा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्स, मतलब सफिशिएंट फ्रेट कैरियर्स नहीं है हमारे पास। अब इसको डिटेल में समझते हैं। जब आप अपने गुड्स को ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी का यूज़ करना पड़ता है या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। आसान वर्ड्स में समझाऊं तो आपको पहले अपने गुड्स को एक ट्रक में लादकर ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा एंड वहां से फिर उस वेट को अनलोड करके ट्रेन में लोड करना पड़ेगा एंड जब उस वेट को लेकर ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी तो वहां से भी उस वेट को एक ट्रक में ही लोड करके उसे उसके रिस्पेक्टिव वेयर हाउस तक ले जाना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि इंडिया के पास अभी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है टू डू दिस। इसके अलावा भी रेल ट्रांसपोर्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गुड्स के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई ट्रैकिंग फैसिलिटी नहीं है एंड चोरी का खतरा तो ट्रेन में हमेशा होता ही है। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम जो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ है वो ये है कि पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स के लिए कोई अलग कॉरिडोर्स नहीं है एंड बहुत बार इन दोनों ट्रेन्स को आपस में कम्पीट करना पड़ता है, जिसमें भी पैसेंजर ट्रेन्स को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से डिलेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हीं सब रीजंस के चलते इंडिया में फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ठीक है,
अगर रेलवेज में इतनी प्रॉब्लम्स है तो कोई बात नहीं, हम वाटरवेज का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो सेकंड चीपेस्ट ऑप्शन है, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इनलैंड वाटरवेज को यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारे अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अलग अलग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अलग अलग सेगमेंट से। एंड ये सारे अप्रूवल्स लेने के लिए कोई डिजिटल या स्ट्रीमलाइन प्रोसेस भी नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादातर कंपनीज रोड का ही यूज़ करती हैं टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड इसे ही हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। बट ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बढ़ती फ्यूल कॉस्ट एंड उससे होता इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उसके अलावा ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है एंड इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जिस पर चेक पोस्ट एंड टोल प्लाजास इस प्रॉब्लम में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसे समराइज किया जाए तो इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से टैक्सेशन सिस्टम, सर्टिफिकेशन सिस्टम एंड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड इस सेक्टर के फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज होने की वजह से ये अभी तक डिजिटलाइज नहीं हो पाया है। ये हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इनमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लॉजिस्टिक सेक्टर हमारी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड इस सेक्टर को हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल बनाना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ एक्सेलरेट हो। एंड इसी चीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी एंड इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में एक बेहतर तरीके से कॉम्पीट कर पाएंगे। एनएलपी का एम है हमारे देश में बन रहे गुड्स की मूवमेंट को और भी ज़्यादा सीमलेस बनाना एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना। इसके अलावा इस पॉलिसी की मदद से इंडिया अपने लॉजिस्टिक सेक्टर की वैल्यू को अगले 2 सालों में $215 बिलियन करना चाहता है, जो कि एट प्रेजेंट $116 बिलियन की है। इस पॉलिसी के अंदर 4 मेन स्टेप्स लिए गए हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम IDS। इस सिस्टम के अंडर रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कस्टम्स, एविएशन, फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्रीज जैसे 7 डिपार्टमेंट्स के 30 अलग अलग सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि इनकी इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके एंड इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को और तेजी से डेवलप करने के लिए इन्हें मर्ज भी किया जा सके। नंबर 2, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप। ये एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जा सकेगा कि आपका कार्गो सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके एंड इसके थ्रू आप रियल टाइम में अपने कार्गो की मूवमेंट को ट्रैक भी कर पाओगे। ऐसा करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NICDC के लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट की मदद ली जाएगी। नंबर 3, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स E-log। इस स्टेप के अंदर लॉजिस्टिक्स बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन किया जाएगा एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस को गवर्नमेंट चैनल से लिंक किया जाएगा, जिससे कि कोई भी इश्यूज और क्वेरीज जल्द से जल्द सॉल्व हो सकें। नंबर 4 इज सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप SIG। इस ग्रुप का बेसिकली काम होगा लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करना एंड उनसे जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को ओवरकम करना। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रोग्राम की मदद से गवर्नमेंट लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना चाहती है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहती है एंड ये इंश्योर करना चाहती है कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट्स बना पाएं। अब इस प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, वीडियो के इस अगले पार्ट में समझते हैं। NLP की ट्रांसफॉर्मेशनल कैपेसिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए इसे ऑलरेडी चल रहे कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स के साथ कंबाइन किया जा रहा है, जैसे कि द गति शक्ति प्रोग्राम, जिसका एम है पूरे देश में रोड्स एंड रेलवेज की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। दूसरा है द सागरमाला, जिसका एम है कोस्ट लाइन एंड वाटरवेज के पोटेंशियल को इंक्रीज करना, जिससे कि इनमें लगने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कम किया जा सके। एंड तीसरा है द भारतमाला, जिसका एम है हमारी कंट्री के रोड एंड ट्रैफिक की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। इन सभी इनिशिएटिव्स की हेल्प से गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो मार्केट प्लेस बनाना चाहती है, जहां पर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि शिप्स का टर्न अराउंड टाइम 18 घंटों से कम हुआ है। 40 एयर कार्गो पोर्ट्स बनाए गए हैं टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स एंड 30 एयरपोर्ट्स में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। इसके अलावा भी पूरे देश भर में 35 मल्टी मॉडल हब्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से फ्रेट मूवमेंट पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगी। मैंने अभी वीडियो में एक पॉइंट टू पॉइंट मॉडल की बात की थी, जिसमें ट्रक्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं टू डिलीवर देयर गुड्स।
बट गवर्नमेंट इस मॉडल को रिप्लेस करना चाहती है विद द हब एंड स्पोक मॉडल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट 35 मल्टी मॉडल हब्स डेवलप कर रही है, तो इस मॉडल में ट्रक से आने वाला सामान डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की बजाय सारा सामान पहले इन हब्स तक पहुंचाया जाएगा एंड देन यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा जाएगा, जिससे कि गुड्स ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं। इंडिया की लेटेस्ट पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान क्लैप में हमें डिटेल्स मिलती हैं एनएलपी के स्पेसिफिक टारगेट्स के बारे में। इसके अकॉर्डिंग इंडिया अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाकर 2030 तक ग्लोबल बेंचमार्क्स तक लाना चाहता है एंड 2030 तक ही इंडिया टॉप 25 कंट्रीज इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट में एंटर करना चाहता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल होना है। ई संचित पोर्टल जो इनेबल करता है पेपरलेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड ऑपरेशंस, ई वे बिल्स एंड फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एंड जीएसटी को भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर के इश्यूज को रिजॉल्व करने में। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नए मॉडल की वजह से हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर की डिपेंडेंसी रोड से घटकर रेलवेज की तरफ शिफ्ट होगी। बट क्या ऐसा सच में हो पाएगा? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम के लॉन्च के वक्त पीएम मोदी ने कहा कि वो इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं बाय 2047 एंड ऐसा करने के लिए हमारी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स का अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है एंड क्योंकि लॉजिस्टिक्स इन सभी सेक्टर्स की बैकबोन है, इसे इम्प्रूव करने की सख्त जरूरत है। बट इस पॉलिसी में भी अभी कुछ कमियां हैं, जैसा कि हमने अभी बात की हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में। लेट्स से कि इन सभी डायरेक्शन से आ रहे गुड्स में से किसी एक ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से पूरा मॉडल इनएफिशिएंट हो सकता है एंड अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे गुड्स को हैंडल करने के लिए ये हब्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड वेल इक्विप्ड होने चाहिए विद कटिंग एज एआई एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये तो सिर्फ एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है। इन रियलिटी ये मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लस इंडिया में बहुत से ट्रकर्स ऐसे हैं जो विलेज एरिया से आते हैं एंड उनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी सक्सेस में 4G कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इन शॉर्ट, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है ये डिसाइड करेगा कि ये सक्सीड होगी या फेल। इस पॉलिसी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गवर्नमेंट इससे पहले एक बहुत रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुकी है जिसे आज हम UPI कहते हैं। UPI के बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। And don't forget to like and share this video and subscribe to this channel for more such amazing business case studies. We'll see you in the next one.